आफ्टरनून गाइस। नाउ हम दूसरे फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करेंगे। जो इंटरनल फैक्टर्स हैं क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं, हम पॉइंट वाइज हर चीज़ को डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो नंबर ऑफ कोई भी चीज़ का, जैसे प्लांट्स फ्रीक्वेंसी हुई, कोई भी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट एरिया, उसमें हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तब जैसे स्टोमेटा ओपन रहते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी के साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होता है और डिग्री ऑफ ओपनिंग पे भी डिपेंड होता है कि कितना ट्रांसपिरेशन होगा। अब दूसरा फैक्टर आता है लीफ साइज। लीफ साइज कैसे अफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन को? तो क्या होता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं वो अपने लीफ साइज को रिड्यूस कर लेते हैं कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना रेट ऑफ सन ट्रांसपिरेशन ज़्यादा रहेगा। इसलिए आपने जैसे ऑब्जर्व किया होगा, जितने भी डेजर्ट प्लांट है, जीरोफिटिक प्लांट है, वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए अपनी या तो लीव्स को छोटी कर लेते हैं या स्पाइन में उसका अडेप्टेशन हो जाता है, स्पाइन में मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिसके कारण ट्रांसपिरेशन का लॉस है, वाटर का लॉस है, वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, तो ये जो सबसे बड़ी जीरोफिटिक अडेप्टेशन है कि प्लांट क्या करेगा, अपने आप को मॉडिफाइड कर लेगा ताकि उसका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। सनकन स्टोमेटा, जैसे आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा साइकस में क्या होता है, सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो कैविटीज में प्रेजेंट होता है और वो कैविटीज पे हेयर्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं। ये भी एक एडेप्टेशन है। ठीक है, देन रूट एंड शूट रेशियो, जितना लो और रूट और शूट रेशियो लो होगा, कम होगा, उससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी डिक्रीज होगा, और जब हाई होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, मिसिलेज एंड सॉल्यूट। अब जितनी ज़्यादा मिसिलेज प्रेजेंट होगा ना प्लांट में, उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन कम होगा। फॉर एग्जांपल एलोवेरा में मिसिलेज बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बट उसमें क्या होता है कि ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूसिलेज एंड सॉल्यूट्स, उसमें ट्रांसपिरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, कौन से यूज़ होते हैं इसके लिए ट्रांसपिरेशन को मेज़र करने के लिए। सबसे पहले है स्टोमेटल पोर। ये कौन सी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम स्टोमेटल पोर को स्टडी कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं? पोरोमीटर के द्वारा। ठीक है, अब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हम पोटोमीटर के द्वारा करेंगे। स्टोमेटल पोर तो पोरोमीटर और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पोटोमीटर। तो दो तरीके के होते हैं, एक तो गैंगॉन पोटोमीटर और एक फार्मन पोटोमीटर और डार्विन पोटोमीटर। ये सब पोटोमीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? एब्जॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही ट्रांसपिरेशन होगा। दूसरा हम प्रैक्टिकल करवाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड पेपर मेथड। इसमें हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेजर करते हैं इन रिस्पेक्ट टू अपर सरफेस टू लोअर सरफेस, की अपर सरफेस में ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है या लोअर सरफेस में ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ठीक है, अब हम इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि ट्रांसपिरेशन के क्या क्या एडवांटेज होता है। सबसे पहले कि ये क्या करता है, रिमूव ऑफ एक्सेस वाटर। जब प्लांट बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तब क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन के द्वारा बहुत एक्सेस जो मात्रा बढ़ गई है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, मतलब उसको प्लांट द्वारा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। देन रूट सिस्टम, जितना अच्छा ट्रांसपिरेशन होगा उतनी अच्छी प्लांट की रूट डेवलप होगी। रूट जितनी एक्सटेंसिवली डेवलप्ड होगी उतना ही ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। तो ये रूट डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। अब रूट डेवलपमेंट से प्लांट को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले जितनी अच्छा रूट का होगा उतना उसका ग्रैप्सिंग कैपेसिटी या होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे प्लांट को स्ट्रेंथ मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रूट ज़्यादा कवर करेगी उतना ही वो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन
ज़्यादा कर सकती है। फिर है क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। जो ऐश और शुगर कंटेंट होता है, ऐश इज दैट इज कार्बन कंटेंट और शुगर कंटेंट होता है, वो इंक्रीज होता है इंक्रीज ऑफ ट्रांसपिरेशन के साथ। ठीक है। टेम्परेचर मेंटेनेंस। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, ओवर हीटिंग को से बचाता है। अब बताओ हीटिंग से प्लांट को क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा। हीटिंग से प्लांट को सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनका जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, जो उसका फंक्शनल स्ट्रक्चर है, वो डीनेचर हो जाता है। अब डीनेचर हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा, सारी जो मेटाबॉलिक रेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ट्रांसपिरेशन हम प्लांट में क्या मेंटेन कर रहा है, एक टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। ठीक है, वो ओवर हीटिंग नहीं होने दे रहा है। अब कुछ सैक्यूलेंट्स होते हैं वो 60 डिग्री भी सर्वाइव कर जाते हैं विदाउट एनी एपरेंट डैमेज। किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से। ठीक है। रोल इन एसेंट ऑफ सैप एंड टर्जिडिटी। जैसे सबसे बड़ा रोल होता है एसेंट ऑफ सैप, यानी प्लांट को वाटर मूवमेंट को इंड्यूस करता है और उसको अपलिफ्ट करता है। ठीक है। तो जितना ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा उतना प्लांट में वाटर का कंडक्शन ज़्यादा होगा। मिनरल्स साल्ट्स आर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय राइजिंग कॉलम ऑफ सैप। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ट्रांसपिरेशन के हमने फ़ायदे देख लिए, पर ट्रांसपिरेशन के लिए कोड किया जाता है कि दैट इज ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी इविल। ये एक नेसेसरी इविल है। अब प्लांट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर का नुकसान भी हो रहा है। इससे क्या हो सकता है ट्रांसपिरेशन के, हम दूसरे प्रॉस देखे थे, अब कौन देखते हैं। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जितना ज़्यादा प्लांट वाटर लॉस करेगा उसमें विल्टिंग आ जाएगी। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना, और इंजरी भी हो जाती है प्लांट में। ठीक है। और ट्रांसपिरेशन होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस को रोक देता है, जो जिसके कारण ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है। और सीवियर केस में क्या होता है, जब बहुत एक्सेस में ट्रांसपिरेशन होने लग जाता है तो प्लांट में डेथ भी हो सकती है। तो इतने डिटरमेंटल डिसएडवांटेज के बाद में भी प्लांट ट्रांसपिरेशन करता है। क्यों, क्योंकि इसके बेनिफिट्स भी है, जैसे हमने पढ़े थे कि एक्सेस वाटर को भी रिड्यूस करता है, रूट सिस्टम को अच्छा बना डेवलप करता है, टेम्परेचर मेंटेनेंस करता है। तो इट्स अनअवॉइडेबल इविल, इसे स्टीवर्ट ने 1959 में बोला था। तो आपको इसके प्रोज और कॉन्स दोनों बता दिए मैंने। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। 97% वाटर जो लॉस हो जाता है वो वेपर के फॉर्म में, प्लांट जो यूटिलाइज करता है उसका 97% लॉस हो जाता है, सिर्फ 3% यूज़ होता है। और प्लांट में क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन के कारण वाटर डेफिशिएंटी आ जाती है, और जिसके कारण डेसिकेशन मतलब मुरझाना वगैरह स्टार्ट हो जाता है। इसलिए प्लांट को हमें बार बार थोड़े थोड़े टाइम बाद में पानी देना पड़ता है। बहुत सारे ज़ीरोफाइट्स ने अपने आप को मॉडिफाइड किया है ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए। ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑन बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या क्या मॉडिफिकेशन ट्रांसपिरेशन के द्वारा ज़ीरोफाइट्स में होते हैं। सबसे पहले उनकी हाइपोडर्मिस थिक हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है, लीव्स होती है वो छोटी हो जाती है। ठीक है। स्टोमेटल नंबर कम हो जाते हैं, और स्टोमेटा पाए जाते हैं तो संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक है। इन मॉडिफिकेशंस के कारण क्या होगा, प्लांट पे एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। एक्स्ट्रा बर्डन मतलब प्लांट को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे टू मॉडिफाई देयर स्ट्रक्चर्स। और कुछ कुछ प्लांट होते हैं डेसिडियस प्लांट। डेसिडियस मतलब होते हैं पतझड़ वाले। जो प्लांट होते हैं वो अपनी लीव्स को इसलिए शेड कर देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स, कि कैसे हम एंटी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो सब्सटेंस जो ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि एंटी ट्रांसपेरेंट क्या क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले होता है कि
एंटी ट्रांसपिरेशन वाले वो होना, जो भी सब्सटेंस होना चाहिए वो CO2 फिक्सेशन को ना इफेक्ट करे। सबसे जब एंटी ट्रांसपेरेंट डेवलप किए जाते हैं तो सबसे पहले ये दिमाग में ये चीज़ लगी जाती है, CO2 फिक्सेशन को नहीं वो इम्पैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटाबॉलिक इनहिबिटर, जो मेटाबॉलिज्म में जाके इनहिबिट करता है। तो ये क्या करता है कि जो मेटाबॉलिक इनहिबिटर होता है वो स्टोमेटल ओपनिंग को दो और ज़्यादा वीक के लिए इन्फ्लुएंस कर देता है, और उसकी अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। अब बता देती हूँ कौन से होते हैं। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, तो ये कौन सा एंटी ट्रांसपेरेंट हुआ, मेटाबॉलिक इनहिबिटर। और दूसरा है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज ए प्लांट हार्मोन, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। हम इसके बारे में प्रीवियस नेक्स्ट क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर है DSA, दिस इज डोडेसाइल सक्सिनिक एसिड, ये भी आपका मेटाबॉलिक इनहिबिटर है। दूसरा है फिल्म फॉर्मिंग, केमिकल्स जो ट्रांसपिरेशन को कम करें एक थिन फिल्म के द्वारा, उसको बोलते हैं फिल्म फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परमिएबल होती है, ऑक्सीजन के लिए परमिएबल होती है, बट वाटर को ये बाहर नहीं रिलीज करती है। तो इसमें कौन से आते हैं, सिलिकॉन एमल्सन, कलरलेस प्लास्टिक रेजिन और लो विस्कोसिटी वैक्स। हम प्लांट पे यदि वैक्स लगा दें तो भी ट्रांसपिरेशन कम हो सकता है। और CO2 सबसे इफेक्टिव एंटी ट्रांसपिरेंट है, जो पार्शियल क्लोजर कर देता है स्टोमेटा जब इसकी कंसंट्रेशन 300 ppm से बढ़ जाती है। ठीक है, अब है गटेशन। गटेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द टिप और मार्जिन ऑफ द लीफ इज नॉन एज गटेशन। गटेशन क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, जैसे इस डायग्राम में बताया हुआ है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जब प्लांट से रिलीज होता है एक बूंद बूंद की, उसको बोलते हैं हम गटेशन। तो गटेशन होता है वो ट्रांसपिरेशन से बहुत लो होता है। बर्जिस्टन ने दिया था 1887 में, और इसके जो कॉमन प्लांट्स है जिसमें गटेशन देखा जाता है वो है गार्डन नस्टाटम, ऑट, सीरियल्स, बाल्सम, ठीक है, टोमेटो और कुकर बिट्स, इसमें देख सकते हो आप गटेशन। और ये वार्म मॉइस्ट सॉइल में होते हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट ह्यूमिड होता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसमें ट्रांसपिरेशन रेट लो होती है, और ये किसके कारण होता है कि रूट प्रेशर डेवलप हो जाता है और वाटर क्या होता है स्पेशलाइज सेल्स के द्वारा बाहर की ओर एक्सक्रीट आउट होता है। उन स्पेशलाइज सेल्स को क्या बोलेंगे, हाइड्रोथ्रोइड्स। हाइड्रोथ्रोइड्स होते हैं, और ये हाइड्रोथ्रोइड्स क्या करते हैं, रूट प्रेशर डेवलप होगा और वहाँ से क्या होता है धीरे धीरे वाटर रिलीज होता रहता है। अब हाइड्रोथ्रोइड्स क्या होते हैं, लूजली अरेंज सेल्स होते हैं। जो लूजली अरेंज पेरेन्काइमा होगा उसको हम हाइड्रोथ्रोइड्स बोल देंगे, और ये वस्कुलर स्टेंट्स के टिप पे प्रेजेंट होते हैं, और ये बाहर की ओर अपना कनेक्शन रखते हैं बाई वाटर स्टोमा। ठीक है, अब देखेंगे स्टोमेटा में और हाइड्रोथ्रोइड्स में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। स्टोमेटा होता है वो आपका एपिडर्मिस पर प्रेजेंट होता है और यंग स्टेम में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोथ्रोइड्स होते हैं वो टिप ऑफ मार्जिन, टिप पे प्रेजेंट होंगे या मार्जिन ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होंगे, और ये जो प्लांट जो मोस्ट शेडी एरिया में प्रेजेंट होंगे वहाँ पे उनके पास प्रेजेंट होंगे। अब जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है वो 2 किडनी सेल से गार्ड होती है, दैट इज नॉन एज गार्ड सेल। जबकि हाइड्रोथ्रोइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोथ्रोइड्स सराउंडेड बाई ए रिंग ऑफ क्यूटिकुलराइज सेल्स, जो क्यूटिकुलराइज सेल्स होती है उससे सराउंड होते हैं। अब ओपनिंग और क्लोजिंग इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल्स। हाइड्रोथ्रोइड्स में हमेशा पोर्स ओपन रहते हैं। ठीक है, और ये क्या स्टोमेटा किस में यूज़ आता है, ट्रांसपिरेशन में और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, और हाइड्रोथ्रोइड्स किस में यूज़ होता है, गटेशन में। ठीक है, तो हमने गटेशन पढ़ लिया। अब गटेशन के बाद अपना ट्रांसपिरेशन वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है।
अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कंपटीशन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कंपटीशन में मोस्टली हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज वाटर पोटेंशियल। ठीक है, वाटर पोटेंशियल किस किस से मिलके बना होता है, दैट इज सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। फिर डीपीडी क्या होता है, देन फैसिलिटेड डिफ्यूज़न क्या होता है। उसके अलावा आपका ये आपके इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें से ये वाला चैप्टर है तो इसमें से इन पॉइंट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी किसे कहते हैं, इम्परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है। फिर आपका आता है ऑस्मोटिक प्लाज्मोलाइसिस से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से प्लांट में प्लाज्मोलाइसिस होता है, हाइपोटोनिक कंडीशन क्या होती है, आइसोटोनिक कंडीशन क्या होती है और हाइपोटोनिक कंडीशन क्या हो सकती है। ठीक है, देन उसके बाद में आपका क्वेश्चन आता है इम्बिबिशन क्या होता है। मैंने इम्बिबिशन बताया नहीं है बट मैं बता देती हूँ कि क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है कोई भी सॉलिड पार्टिकल द्वारा, उसको बोलते हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि जो प्लांट सेल्स हो, जैसे आप किशमिश है, किशमिश को वाटर में रखते हो तो दैट इज एंडोस्मोसिस। बट लकड़ी के दरवाजे होते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या होता है कि जाम हो जाता है, तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज इम्बिबिशन। ठीक है, तो इम्बिबिशन प्लांट के लिए कैसे ज़रूरी है। सबसे पहले प्लांट के लिए ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट। जो सीड कोट की को ब्रेक करने का काम करता है वो इम्बिबिशन करता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण उसकी जो आउटर कैनल होती है वो सॉफ्ट होगी और सेल्यूलेज उस पर एक्टिव होकर उसे धीरे धीरे तोड़ देगा। अब इम्बिबिशन का इकोलॉजिकल क्या रोल है कि जितने भी अपनी सॉइल फॉर्मेशन होता है, तो पहाड़ियों में जितने भी सीड्स वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह हैं, वो वहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे क्रैक्स डेवलप करेंगे, जिससे सॉइल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और जितने ओल्डर टाइम में जो रॉक्स को, स्टोन को तोड़ने का काम इम्बिबिशन प्रोसेस द्वारा होता था, और जो फ्रूट्स होते हैं वो भी मेट्रिक पोटेंशियल डेवलप करके और वो इनफ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपका क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर पैसिव तरीके से कैसे हो रहा है, एक्टिव तरीके से कैसे हो रहा है, जो हमने पढ़ा था सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट वाला। और एक्टिव तरीके से अलग अलग, जैसे कौन सा एटीपी इन्वॉल्वमेंट था, है ना। देन हमने अलग अलग थ्योरीज पढ़ी थी, नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी, ऑस्मोटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोस्मोटिक थ्योरी। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एसेंट ऑफ सैप पे। अब एसेंट ऑफ सैप पे अलग अलग थ्योरीज दी थी कि किसने कौन सी थ्योरी दी थी, रूट प्रेशर थ्योरी किसने दी थी, ट्रांसपिरेशन थ्योरी किसने दी थी, और फिजिकल थ्योरी किसने दी थी। फिर उसके बाद में इसमें आपका क्वेश्चन आता है कि जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किस में ज़्यादा किस में कम हो सकता है, स्टोमेटा के टाइप क्या हो सकते हैं, स्टोमेटा के अलग अलग बेसिस पे स्टोमेटा बताओ, और फोटो एक्टिव कौन से होते हैं, स्टेटो एक्टिव कौन से होते हैं। जैसे ये वाली चीज़ें आगे इंटर रिलेटेड है, आप आगे जब पढ़ेंगे ना तो उसमें ये थोड़े टर्म्स आपको वहाँ पे भी यूज़ होंगे। देन आपके इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर कैसे इफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को, और एंटी ट्रांसपिरेशन क्या होता है।